हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी तक के यूटिलाइजेशन टॉपिक के अंदर हमने वेल्डिंग के चैप्टर्स को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट यूनिट में इल्यूमिनेशन में चल रहे हैं, जिसमें कि हमने इल्यूमिनेशन के बारे में, उससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में, उसके बाद उससे रिलेटेड लॉस के बारे में, और लास्ट लेक्चर में हमने लाइटिंग स्कीम के बारे में जान लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंप्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लैंप को डिस्क्राइब करके ख़त्म किया था। अब उसी टाइप्स ऑफ लैंप में हम पार्ट के अंदर चलेंगे। लैंप्स कितने पार्ट के होते हैं और क्या क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। इसको हम जानें उससे पहले आप लोग बता दीजिए कमेंट्स में लिख करके कि अभी तक के इल्यूमिनेशन रिलेटेड टॉपिक में क्या आपको कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इल्यूमिनेशन के लिए लास्ट वीडियो होगी। उसमें लैंप्स भी आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में ज़रूर आप कमेंट करके बता दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसे क्लियर कर दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं लैंप्स के बारे में। लैंप्स के बारे में जानें, इसके लिए हमने आपको 3 टाइप बताया था। कौन कौन से? पहला इनकैंडेसेंट लैंप, दूसरा आर्क लैंप, तीसरा गैसियस डिस्चार्ज लैंप। बाकी 2 के अंदर, मतलब इनकैंडेसेंट लैंप और गैसियस डिस्चार्ज लैंप के अंदर भी कुछ पार्ट आ रहे थे, तो उसको पढ़ें। उससे पहले हम जानते हैं आर्क लैंप के बारे में। ये इसलिए पहले देख रहे हैं क्योंकि हमने पहले इससे वेल्डिंग टॉपिक पढ़ी हुई है, जो कि आपने आर्किंग वहाँ पे बनाना फॉर्मेशन आसानी से सीखा था। तो यहाँ पे भी इसको समझना आसान होगा, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्क लैंप से। सबसे पहले देख रहे हैं आर्क लैंप के बारे में। जानिएगा, आर्क के लिए मैंने बताया था जब आप वेल्डिंग पढ़ रहे थे, जब किसी 2 इलेक्ट्रोड को आसपास रख करके उसमें हम सप्लाई दे रहे थे, यहाँ पे सप्लाई दे रहे थे, और इनको बीच में सटा करके दूर करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हम पास लाएं और दूर करें तो ऐसे जगह पे क्या बन रहा था? आर्क बन रहा था। याद होगा कुछ? वैसा ही कुछ काम हमें यहाँ भी करना है। अब यहाँ पे भी हम 2 इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। हर बल्ब आपने देखा होगा, घर के बल्ब देखिएगा तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स बने होते हैं। अभी जब बल्ब में चलेंगे तब हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे लैंप के साथ समझिएगा आर्क लैंप। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो पास पास में हैं। कैसे हैं? मान लिया एक इलेक्ट्रोड हमारा ये है, दो इलेक्ट्रोड्स हो गए। इनको थोड़ी दूरी पे रखा गया है, ये इसके बीच में कुछ दूरी है। इनको थोड़ी दूरी पे रखा गया है, इनके बीच में हमने दे दी सप्लाई। इसको आप पूरा पूरा बंद कर लीजिए। किसमें? एक बल्ब के तौर पे बंद कर लिया। अब बल्ब एक साइड चमके या पूरे साइड चमके, इसके लिए क्या करते हैं? अगर रिफ्लेक्टर लगा दें तो वो किसी एक साइड चमकेगा, नहीं लगाएंगे तो चारों साइड बराबर से आर्क निकलेगी। हमने एक साइड पे क्या कर दिया? रिफ्लेक्टर लगा दिया। रिफ्लेक्टर जैसे ही इसकी चिंगारी यहाँ पड़ेगी, इसकी चिंगारी जो पड़ेगी वो चमक के साथ दूर के साइड, इससे दूर के साइड क्या करेगी? निकलेगी। मतलब लाइट्स ऐसे ऐसे इससे दूर निकलेंगी। ये पूरा पूरा एक बल्ब हो गया। यहाँ पे हमने दे दी सप्लाई, डीसी सप्लाई। वहाँ पे आर्क फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था, आप कैपेसिटेंस का नेचर आ रहा था। किसका नेचर आ रहा था? कैपेसिटेंस का।
कैपेसिटर जो था वहाँ पे क्या काम कर रहा था, दोनों के बीच में सी बनाने, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स थोड़े सेम प्लेट के थे, तो दोनों के बीच में दो प्लेट्स जब पास पास होती हैं तो वहाँ कैपेसिटर का फॉर्मेशन होता है, उससे वहाँ बन रहा था। लेकिन अब यहाँ पे डायरेक्टली तो ये बनेगा नहीं। आप देख रहे हैं मैंने इसको पॉइंटेड बनाया है थोड़ा सा, तो कुछ और होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कभी बिजली गिरती है, आकाश से बिजली गिरती है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ गिरती है? किसी पॉइंटेड सरफेस के ऊपर, किसी पॉइंटेड सरफेस के ऊपर। अब यहाँ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। जैसे ही मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक बूस्टर, बूस्टर या चोक इसे कह सकते हैं, ये है बूस्टर, बूस्टर या चोक। अब ये काम क्या करेगा, जैसे ही आपने डीसी सप्लाई दी, ये इसके कारण, इस बूस्टर के कारण इस जगह पे बहुत हैवी करंट का फ्लो करेगा। हैवी करंट को फ्लो करने के लिए कोई ना कोई रास्ता चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक ये दोनों जुड़ा तो है नहीं, तो करंट को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई पाथ चाहिए कि नहीं चाहिए? वो पाथ कहाँ से मिलेगा? इन फॉर्म ऑफ आर्क। इसके बीच में आर्क बन जाएगी, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या बन जाएगा? आर्क। और वो जैसे ही आर्क यहाँ बनेगा, ये रिफ्लेक्टर उसकी चमक को क्या करेगा? फैला देगा, और पूरी जगह फैलते हुए आपको लाइट मिल जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं? आर्क लैंप। बहुत छोटा सा था, पॉइंट्स लिख लेते हैं। इसकी जो दूरी रखी जाती है, इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी, वो 1.5 mm टू 6 mm, कम से कम 1.5 mm, मैक्सिमम 6 mm की दूरी रखी जाती है। mm डिस्टेंस अपार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच में इतने डिस्टेंस की दूरी रखी जाती है। आगे समझते हैं क्या हो गया। अब ये रिफ्लेक्टर है, अब ऐसे समझ लीजिए, इसके रिफ्लेक्टर को जिधर घुमाएंगे, जैसे घुमाएंगे उस तरह से, मान लीजिए हमने लाइट यहाँ पे बना रखी है, ये बल्ब है छोटा सा हमारे पास जो कि ग्लो कर रहा है। अगर ये अपने आप ग्लो कर रहा है तो हर साइड बराबर से लाइट देगा कि नहीं देगा? हर डायरेक्शन में लाइट क्या देगा? बराबर से देगा। लेकिन अब हमने क्या कहा, एक रिफ्लेक्टर बना दिया, ये रिफ्लेक्टर इधर लगा दिया हमने। जैसे ही इधर लगाया तो इसका सारा फोकस किधर आ जाएगा? इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने लाइट इधर जाएगी, इसकी जगह पे। अब रिफ्लेक्टर हमने किधर लगा दिया? इधर लगा दिया। अब इधर लगा देंगे तो इसके फोकस के कारण, इसका फोकस किधर है? इस साइड पे, तो सारी लाइट किधर आएगी? इस साइड पे। तो ऐसे लैंप, आर्क लैंप का इस्तेमाल ऐसा कहाँ किया जा सकता है? खुद सोचिए, जहां पे फोकस हम आसानी से कर सकें। सिनेमा घर का प्रोजेक्टर यूज्ड इन कहां यूज कर रहे हैं? सिनेमा हॉल प्रोजेक्टर्स। यूज्ड इन सिनेमा हॉल प्रोजेक्टर्स। और कहाँ कर सकते हैं? अब आप खुद देखिए, ये लाइट किस तरह से मार रहा है, किसी जगह फोकस करते हुए मार रहा है कि नहीं मार रहा है? तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जब किसी आदमी के ऊपर फोकस मारना होता है तो बड़े बड़े टॉर्च टावर से पूरी एक एक लाइट मारी जाती है जगह जगह पे करते हुए। तो वैसे ही ये भी काम क्या कर सकता है? सर्च टावर्स पे। कहाँ पे? सर्च टावर या सर्च लाइट के तौर पे। ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे किसी चीज के ऊपर फोकस करते हुए हमें क्या करना हो? लाइट डालना हो। आर्क लैंप के ऊपर इतना सा ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा जाता है। क्या क्या? आर्क लैंप का इस्तेमाल कहाँ होता है? सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर्स में, सर्च लाइट्स वगैरह में। किस तरह से काम करता है? आर्किंग के ऊपर काम करता है। एक दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्किंग करी जाती है, बूस्टर लगा होता है, डीसी सप्लाई लगी होती है।
इतनी बातें यहाँ हो गई। इनके बीच की दूरी कितनी होती है 1.5 mm टू 6 mm के बीच में। यहाँ पे इस्तेमाल कहाँ हो गया सिनेमा हॉल और सर्च लाइट में। इतनी बातें अगर क्लियर हो तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे इनकैंडेसेंट लैंप। आर्क लैंप में तो टाइप था नहीं, आपने लैंप के अंदर 3 पार्ट पढ़ा था, इनकैंडेसेंट लैंप, आर्क लैंप और गैसियस डिस्चार्ज लैंप। आर्क लैंप खत्म हो गया। नेक्स्ट आएगा इनकैंडेसेंट लैंप। इनकैंडेसेंट लैंप इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इनकैंडेसेंट लैंप आपने अक्सर घर के बल्ब वगैरह को ये नाम सुना होगा, घर के बल्ब्स का ये नाम आपने सुन रखा होगा। लाइक कैसे, जहाँ पे भी फिलामेंट लगा हुआ बल्ब आपको दिखे, फिलामेंट लगा हुआ बल्ब आपको दिखे तो ऐसे बल्ब को हम क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप। लाइक समझ लीजिएगा, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया, इनके बीच में हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स या कह सकते हैं एक इलेक्ट्रोड या एक धातु का फिलामेंट बना करके बीच में लगा दिया। इसको जस्ट एज एग्जांपल समझिएगा, घर में सबने हीटर जरूर देखा होगा। हीटर घर में सभी ने देखा होगा, जिसमें कि आप सप्लाई देते हो और वो लाल होकर के जलने लगता है। तो वो करता क्या है, अपने मेटल पीस जो है वो जब जल रही है, गर्म हो रही है, तो गर्म होकर के ग्लो कर रही है। इस प्रोसीजर को क्या काम करते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप। मतलब इसमें जो भी काम होगा वो फिलामेंट खुद जल करके आपको रोशनी देगा, पहली चीज। दूसरा, अब इनके बीच में दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जलने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा कि नहीं, उस मटेरियल को क्या कहा जाएगा, फिलामेंट। इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट का यूज होगा जितने भी टाइप्स इसमें आएंगे सब में। इनकैंडेसेंट लैंप में एक फिलामेंट का यूज होगा। दूसरा क्या कहा कि ये जब जलेगा तो आपको रोशनी देगा। क्या देगा, जब जलेगा तो रोशनी देगा। जलने का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। पहला पॉइंट आपको पता चल गया, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या पता चल गया, इसको इमेजिन करिएगा खुद से। हीटर को आप रख दीजिए, थोड़ी देर लगा के रखते हैं, जिस समय आपने लगाया हो तुरंत क्या उतनी तेज उसके अंदर से गर्मी निकलती है, नहीं निकलती, या उतना ज़्यादा लाल वो नहीं दिखता। लेकिन आधा घंटा जला के छोड़ दीजिए, आधा घंटा बहुत हो गया, आधा घंटा आप जला के छोड़ दिए या 15 मिनट जला के छोड़ दिए, तो उतनी देर में इतना तेज लाल वो दिखने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब आप उसको लगातार कांस्टेंट देख भी नहीं सकते। वैसे ही ये फिलामेंट काम करता है। घर के जो बल्ब होते हैं, पुराने ज़माने में आपने पीले पीले बल्ब देखे होंगे जो घर में लगाए जाते थे, अभी भी मिलते हैं लेकिन अब लोग कम इस्तेमाल करते हैं। 100 वाट के वो गोल वाले बल्ब, उसमें आपने ऐसा एक फिलामेंट देखा होगा। ये फिलामेंट जलता है तो इसके जलने के कारण, इसके ग्लो से, जैसे जैसे ये जलता है उतना ज़्यादा ये ग्लो करता है, और बहुत ज़्यादा देर जल जाता है तो उतनी ज़्यादा रोशनी ये देता है, और ज़्यादा देर तक जल जाने पे ये बोल भी जाता है। बहुत लंबे समय तक जल रहा हो तो ये बोल भी जाता है, ऐसा होता है। तो वैसे ही ये क्या काम करता है, इनकैंडेसेंट लैंप। तो 2 पॉइंट आपको पता चले, पहला इसमें ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, दूसरा इसमें फिलामेंट का यूज होगा। क्लियर है, क्या कहा मैंने, इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, फिलामेंट का यूज होगा, और जनरल के तौर पे अगर आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। समझिएगा क्या कहा, ये जो बल्ब है, ये जो बाहर का हिस्सा है
ये है ग्लास बल्ब, ग्लास का बल्ब। बल्ब मीन्स लैंप, ग्लास का लैंप। आगे समझिएगा, ये मेटल की प्लेट बनाई जाती है इलेक्ट्रोड्स के लिए, उसको जोड़ने के लिए मेटल की रखते हैं क्योंकि सपोर्ट रहे। आगे ये जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं सपोर्ट पिन। जिसको भी फिगर ना समझ में आ रहा हो तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल अपने घर का एक बल्ब उठा करके देख ले। जो पहले पीले पीले जलने वाले, येलो रंग में जलने वाले बल्ब आते थे, उसको उठा के देख ले। वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है, बस ये सेम वैसा है। नीचे साइड पे ये दोनों जो निकले हुए हैं ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड पॉइंट हैं, इलेक्ट्रोड पॉइंट या सप्लाई पॉइंट। इलेक्ट्रोड पॉइंट या सप्लाई पॉइंट। उसके बगल में ये दो हिस्सा छोटी छोटी पिन निकली रहती है, जिसके कारण आप बल्ब को कसते हैं या फंसाते हैं। इसे कहते हैं सपोर्ट पिन। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये कांच का बना हुआ अंदर बना रहता है। ये केवल आपको सेपरेट, इलेक्ट्रोड्स आपके जुड़े नहीं, इसको सेपरेट करने के लिए बनाया जाता है। तो कहते हैं इसको इलेक्ट्रोड्स सेपरेटर, सेपरेटर, अलग करने वाला। ये लाल रंग से जो बना हुआ है यही आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स वायर या कई जगह पे आयरन वायर लिखा मिलता है, एक ही बात है। ये हिस्सा, ये जो घूमा हुआ दिख रहा है ये आपका फिलामेंट है। ये आपका क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट आपका, अब जो भी टाइप आएगा, जैसे कह दिया गया कार्बन फिलामेंट, कार्बन फिलामेंट, तो फिलामेंट किसका बना दें? कार्बन का। चेंज, बस खत्म। कह दिया गया टंगस्टन फिलामेंट लैंप, मेटेलिक फिलामेंट लैंप, तो मेटल किस चीज का बनाना चाहिए? टंगस्टन का। तो टंगस्टन फिलामेंट लैंप बन गया। ये कहा गया वैक्यूम मेटेलिक टंगस्टन फिलामेंट लैंप। मतलब वैक्यूम मेटेलिक का तो हो, टंगस्टन का फिलामेंट हो, साथ में वैक्यूम भरी हो। क्लियर? गैस फील्ड टंगस्टन फिलामेंट लैंप क्या हो गया? टंगस्टन का फिलामेंट हो, गैस भरी हो, खत्म। आगे हैलोजन लैंप, हैलोजन के लिए हैलोजन गैस भरी हो। अब आगे अभी बढ़ते जाएंगे तो उसमें भी देखते जाएंगे। पहले इतने चीज को आप समझ लीजिए, एक फिलामेंट हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, ग्लास हो गया, सेपरेटर हो गया, सपोर्ट पिन हो गई और इलेक्ट्रोड्स हो गए, इलेक्ट्रोड पॉइंट्स। ये इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इलेक्ट्रोड पॉइंट्स हैं जहाँ पे बल्ब जुड़ेगा। और ये दो हिस्सा सपोर्ट पिन कहलाती है। ये भी सपोर्ट पिन है, केवल ये आपको इलेक्ट्रोड्स को सहारा देने के लिए कि वो झूल ना जाए या ढीला ना हो जाए, इसके लिए। नेक्स्ट हम आएंगे कार्बन फिलामेंट लैंप में। वैसे आप सब समझ गए होंगे, अब बचा ही क्या है इसके अंदर, खत्म है ये। नेक्स्ट क्या आ गए? कार्बन फिलामेंट लैंप। इसमें क्या है? कार्बन का फिलामेंट हो। अब हम बार बार नहीं बना रहे हैं इसको, यही फिगर सबके साथ रहेगा। आप लोग दो को बनाना होगा, बना लीजिएगा, हम बस पॉइंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ गया? कैसा होगा ये फिलामेंट? कार्बन का। कार्बन फिलामेंट इज यूज्ड। एक कार्बन के फिलामेंट का यूज करेंगे। क्या कार्बन बहुत ज्यादा हैवी जलने वाला होता है? नहीं होता। इसलिए 15 वॉट या मैक्सिमम 100 वॉट। घर की सप्लाई 220, 230, तो 230 वोल्ट लगा लीजिए। ऐसी ही आती है 220, 230, तो 230 मैक्सिमम के हिसाब से 230 वोल्ट की सप्लाई पे 15 वॉट, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, 230 वोल्ट सप्लाई पे इसकी मैक्सिमम रेटिंग की ये बल्ब बनाई जा सकती है। रेटिंग्स कार्बन फिलामेंट है, आपने जनरली पढ़ रखा है, मतलब आपने
पढ़ा क्या है, एक्सपीरियंस किया होगा घर के अंदर ये ऐसे जो बल्ब जलते हैं उनकी लाइट का कलर क्या होता है, येलो, येलोइश लाइट कलर, येलोइश लाइट कलर मतलब कि पीले रंग की लाइट इसमें से निकलेगी। मेन 3 पॉइंट। नेक्स्ट किस में आ जाएंगे, मेटेलिक फिलामेंट लैंप पे। मेटेलिक फिलामेंट लैंप, इसमें आपने 2 टाइप नाम सुना है। मैंने आपको 2 टाइप कहा था, पहला वैक्यूम मेटेलिक, या इसी का दूसरा नाम क्या था, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट लैंप। वैक्यूम मेटेलिक फिलामेंट लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ये पहला नाम है। इसके बारे में आप ही बता दीजिए, फिलामेंट किसका इस्तेमाल होगा, टंगस्टन का। पहला पॉइंट, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड, टंगस्टन के फिलामेंट का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पे किसी तरह की हवा ना हो, एयर का वहां पे नामो निशान ना हो, तो ऐसी जगह पे, इस जगह पे हमने क्या कर दिया, वैक्यूम। ग्लास बल्ब को बाकी क्या कर देंगे, वैक्यूम कर देंगे। वैक्यूम इवेपोरेटेड, वैक्यूम इवेपोरेटेड, क्लियर है। आगे देखा जाए, वैक्यूम मेटेलिक टंगस्टन फिलामेंट लैंप मतलब फिलामेंट किसका इस्तेमाल किया जाएगा, टंगस्टन का। वैक्यूम, बीच में यहां क्या भरा होगा, बल्ब की खाली जगह पे क्या भरा होगा, वैक्यूम होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, वैसे भी यहां पे अपने आप समझिएगा, पहले कार्बन फिलामेंट वाले में जब ज्यादा रेटिंग के लिए नहीं हो रही है तो इफिशियंसी कैसी होगी, कम होगी। इफिशियंसी इसकी कैसी होगी, कम होगी। कितनी होगी, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 2.5 to 4 ल्यूमेन पर वॉट होती है। 2.5 to 4 ल्यूमेन पर वॉट मतलब बहुत कम इफिशियंसी इसकी मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ, कार्बन फिलामेंट लैंप को ज़्यादा इफिशियंसी वाली जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मेटेलिक फिलामेंट, इससे ज़्यादा मेटल लगा दिए कार्बन और टंगस्टन में, फ़र्क है कि नहीं है, बिल्कुल फ़र्क है। ये जल्दी गलेगा, ये थोड़ा सा वक्त ले लेगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा जलेगा, तो इसकी इफिशियंसी इसके कंपैरिजन में कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ये 100 वाट से इस्तेमाल हो रहा तो ये 100 वाट से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। देखते हैं, वैक्यूम इवेपोरेटेड है, वैक्यूम इवेपोरेटेड है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसमें 2.5 से 4 के लिए था, यहाँ पे इसकी इफिशियंसी कहाँ तक काम करेगी, 10 ल्यूमेन पर वॉट के लिए, उससे ज़्यादा तो होगी, इतना तो समझ में आ गया। टंगस्टन है, किसी तरह के वैक्यूम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप जला के रख दें या जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन होता हो, ऐसी जगह पे क्या इस बल्ब का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये वैक्यूम जब इसके ऊपर इस फिलामेंट को सुरक्षित करने के लिए किसी तरह की ना कोई गैस है ना कुछ भी है, तो ऐसी चीज़ें जल्दी ब्लास्ट हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। आपने घर में पुराने ज़माने में बल्ब देखे होंगे, ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता था तो जल्दी जल्दी क्या होती थी,
बोल जाती थी, ब्लास्ट हो जाती थी। वही बात हो रही है। तो यहाँ पे नॉट यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है मतलब टेम्परेचर अगर हमने हाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसका जो फिलामेंट बनाया है हमने टंगस्टन का वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा पूरा जल करके इसके अंदर से पिघल जाएगा। क्या हो गया, इफ हाई टेम्परेचर इज अप्लाइड, टेम्परेचर अप्लाई कर दिए तो क्या होगा, देन फिलामेंट विल बी इवेपोरेटेड फिलामेंट विल बी इवेपोरेटेड, वो पूरी तरह से जल करके एक सब कह सकते हैं धुआं बन जाएगा, एकदम जल जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। नेक्स्ट हम क्या आ गए, मेटेलिक फिलामेंट की बात हो रही थी वैक्यूम में। अब दूसरा क्या था, गैस फील्ड, गैस फील्ड मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। क्या हो गया, क्या है, गैस फील्ड की बात करी जा रही है तो कुछ ना कुछ गैस भर दी जाए। अब फिलामेंट तो टंगस्टन का ही बनेगा, तो पहला पॉइंट सेम हो गया, टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड। नेक्स्ट आगे क्या है, गैस फील्ड, तो वैक्यूम हटा देंगे अब यहां से और क्या भर दिया जाएगा खाली जगह पे, इनर्ट गैस। कौन कौन सी, आर्गन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ऐसी इनर्ट गैसेस भर करके हम इस गैस को मतलब इस फिलामेंट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब क्या होगा, अब जब थोड़ी सी ज़्यादा मतलब अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की ही केवल बात कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे इसके क्षरण होने से इसका जो फिलामेंट है इसको गलने से ये गैस क्या करेगा, बचाएगा, कुछ हद तक तो बचाएगा, लेकिन कितना बचाएगा ये अभी डिपेंड करता है। तो क्या हो गया, इनर्ट गैस, गैस फील्ड मेटेलिक में पहला टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल होगा, दूसरा इनर्ट गैस और आर्गन नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनर्ट गैस के कारण अब क्या होगा, इसका वर्किंग टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर इन दोनों के कंपैरिजन में कार्बन वाले से अब वैक्यूम वाले से दोनों से कैसा होगा, ज्यादा होगा, इज हाई। वर्किंग टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा। 3 पॉइंट क्या क्या मिल गए, इनर्ट गैस का इस्तेमाल होगा, टंगस्टन फिलामेंट का यूज होगा, टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होगा तो अब ये पॉइंट इसमें काम का नहीं है, ये पॉइंट काम का नहीं है, ये काम का है। इफिशियंसी अभी भी इसकी 10 ल्यूमेन या अब इससे भी ज़्यादा के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, 10 ल्यूमेन पर वॉट या इससे भी ज़्यादा के लिए अब ये इस्तेमाल हो सकता है। कलर की बात करिएगा, ऐसे बल्ब चाहे जैसे आप खरीद के लाएं, सब में कैसी लाइट मिलती थी, येलो लाइट, सब में कैसी लाइट मिलती है, येलो लाइट। तो इन सभी जगह पे कैसी लाइट दिखेगी, येलो लाइट। इन तीनों ही जगह पे हम क्या लिखेंगे, येलो लाइट। लिखना होगा लिख लीजिएगा, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग है ये सब। नेक्स्ट हम आएंगे इनकैंडेसेंट लैब में। आपने कार्बन फिलामेंट देख लिया, मेटेलिक फिलामेंट देख लिया, लास्ट आता है हैलोजन फिलामेंट लैंप।
अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हैलोजन फिलामेंट लैंप या हैलोजन लैंप्स के बारे में। अब इसको आप जनरली याद करिए, जब किसी शादी ब्याह में या किसी ऐसी जगह जहां कोई फंक्शन चल रहा हो वहां पे आपने बल्ब देखा हो, वहां पे जब आप किसी से लाइट वाले से कहते हैं हमें एक हैलोजन का बल्ब दे दो, तो वो आपको एक पतला सा चपटा हुआ मतलब सिलेंड्रिकल तौर पे एक बल्ब पकड़ा देता है। वो ऐसा ही बल्ब है। उसके दो साइड पे दो पिंस होते हैं जिसके थ्रू आप सप्लाई लगाते हो। बीच में एक रॉड पड़ी होती है, इसे कहते हैं फिलामेंट। ये एक सिलेंड्रिकल नैरो ट्यूब बनी होती है, पतली सी नैरो ट्यूब बनी रहती है, उसके अंदर फिलामेंट भरा होता है। इसे कहा जाता है हैलोजन लैंप। हर चीज इमेजिनेशन से समझिएगा। अगर आपने उसको देखा हो, उस चीज से समझिएगा, तो ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। लेकिन अगर इसको केवल वर्डिंग में पढ़ते रहेंगे, जो आपने बुक्स की लैंग्वेज में पढ़ा है, तो आपको जिंदगी भर ये नहीं समझ में आने वाला। इमेजिनेशन में मैंने क्या कहा, घर में जो शादी ब्याह फंक्शन पड़ते हैं या किसी भी फंक्शन में आपने हैलोजन लाइट वाले से हैलोजन बल्ब मांगा हो, तो वो आपको एक पतली सी मतलब ऐसे ट्यूब नुमा एक पूरी बल्ब दे देता है। वही हैलोजन लैंप होता है। क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट, टंगस्टन का फिलामेंट यहां भी यूज हो रहा था, इसमें भी यूज हो रहा था, अब इसमें भी यूज होगा। टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड। टंगस्टन के फिलामेंट का हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखिएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। ये टंगस्टन के फिलामेंट में नाम क्या आ रहा है, लेकिन हैलोजन। तो हैलोजन का कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए। हैलोजन गैस भरी जाएगी। क्या होगा, हैलोजन गैस is used like bromine, iodine, fluorine, मतलब कि इसमें जो खाली जगह होगी, इस जगह पे हम क्या भरेंगे, हैलोजन गैस भर देंगे। फायदा क्या हो गया। अब आपने देखा होगा, क्या ये छोटे मोटे लाइट्स पे जलता है, नहीं। ज़्यादातर अच्छी जगह पे, बड़ी जगह पे, जहाँ ज़्यादा रोशनी की जरूरत होती है, ऐसी जगहों पे इसका इस्तेमाल करता है। और ये ज़्यादा बत्ती भी नहीं लेता, मतलब रोशनी भी का सप्लाई भी आपसे कम लेता है और ज़्यादा ये आउटपुट भी देता है। तो इसका इफिशियंसी कैसा हो गया, हाई हो गया। इफिशियंसी इसकी 25 से 25 ल्यूमेन पर वॉट या इससे भी ज्यादा होती है। इफिशियंसी इसकी 25 ल्यूमेन पर वॉट या इससे भी ज्यादा होती है। कंस्ट्रक्शन आप क्या देख रहे हैं, इसका बल्ब का कंस्ट्रक्शन नॉर्मल बल्ब के जैसा है कि कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो एक और पॉइंट बना लीजिएगा, सिलिंड्रिकल नैरो ट्यूब। ये बल्ब कैसा बनाया जाता है, एक सिलिंड्रिकल है, ये नैरो पतला है, ट्यूब है, पाइप। सिलिंड्रिकल नैरो ट्यूब कंस्ट्रक्शन का एक ये बल्ब है। 3 पॉइंट्स आपको क्या मिल गए, टंगस्टन का फिलामेंट, बीच में जो गैस भरी हुई है वो कैसी है, हैलोजन गैस। इफिशियंसी 25 ल्यूमेन पर वॉट या कह सकते हैं 35 ल्यूमेन पर वॉट या इससे भी ज़्यादा होती है। 25 से 35 ल्यूमेन पर वॉट तक ही होती है। सिलिंड्रिकल नैरो ट्यूब
ट्यूब इसकी पतली और नैरो बनी हुई है, जिसमें ये दो हिस्सा, ये दो पॉइंट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स, ये फिलामेंट, ये ट्यूब। क्लियर हो गया। हैलोजन गैस का काम क्या आ रहा है, खत्म है ये। इसमें हैलोजन गैस का क्या काम है, खुद देख के समझिएगा। हर बार में पहले वैक्यूम था, इसका फिलामेंट जल्दी गल रहा था, गैस डाले कुछ ना कुछ बढ़ गया, थोड़े देर लगा के गल रहा है, हैलोजन लगा दिए, अब क्या, हैलोजन गैस खुद भी आयोडीन नमक कहते हैं। तो नमक क्या, कैसा नमक होता है, आयोडीन नमक एक कंडक्टिंग मटेरियल है। वैसे ही जब हम गैस की बात कर रहे हैं, आयोडीन गैस जब हम भर दिए हैं, जब इसका क्षरण होने लगा, ये जब कंटामिनेट होने लगा, तो जैसे जैसे ये इवेपोरेट हो रहा है, तो इसकी खाली जगहों पे ये गैसेज आके क्या करती हैं, भर जाती हैं। मान लीजिए अगर ये हिस्से से कट गया, तो इसकी जगह पे ये गैस जो इसके अगल बगल में होंगी, वो गैस इसकी जगह आकर के क्या होंगी, भर जाएंगी और इसको जोड़ देंगी। मतलब खाली जगह को भरने का काम ये करेगा। लेकिन एक समय के बाद ये भी गर्म होते होते इतना ज़्यादा ये हो जाएगा कि ये भी जल चुका होगा। उसके बाद ये क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा। जो कि आपने अक्सर देखा होगा, वहाँ पे लाइट्स वगैरह में आग तक लग जाती है, इन बल्ब्स में आग भी लग जाती है, इतना तेज होता है ये, इसी कारण से। ठीक है, खुद की जगह ले रहा है, खुद भी कंडक्ट हो रहा है, ज़्यादा तेज हीट दे रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसके कारण ये क्या हो रहा है, पूरा पूरा बर्न कर देता है, बिल्कुल गर्म। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बना ही लीजिएगा। क्या कर रहा है गैस, हैलोजन गैस is used to deposit back of evaporated filament। समझ लीजिएगा, बाकी आप लोग खुद भी बना सकते हैं। क्या कह रहा है, हैलोजन गैस जो होता है, हैलोजन गैस इज यूज्ड टू डिपॉजिट बैक, उसको वापस भरने का काम करता है। किसको, जो इवेपोरेटेड फिलामेंट, जो फिलामेंट जल करके या गल करके खत्म होने लगते हैं, उतने हिस्से को, उस हिस्से को क्या करता है, वापस भरने की पूरी कोशिश करता है। जब तक वो खुद बचा है तब तक तो हम आपको बचा सकते हैं, लेकिन हम ही नहीं बचे तो उसको क्या बचाएंगे। सेम प्रोसीजर, यहाँ से आपका इनकैंडेसेंट लैम्प भी खत्म हो जाता है। आपने इनकैंडेसेंट लैम्प देख लिया, आर्क लैम्प देख लिया। नेक्स्ट आता है गैस डिस्चार्ज लैम्प, गैसियस डिस्चार्ज लैम्प। 4 टाइप हमने कौन कौन से देखे थे इसमें, सोडियम वेपर, नियॉन ट्यूब, मरकरी वेपर और फ्लोरोसेंट लैम्प। इतने टाइप्स में से अब हम इसके बारे में पढ़ें उससे पहले हम केवल इसके ऊपर ओवरव्यू देख लेते हैं। गैसियस डिस्चार्ज, इसका क्या मतलब है, मतलब कि गैस हमारा क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने का मतलब खत्म होना या इसका उपयोग होना। मतलब कि अब मान लीजिए एक बल्ब हमने लगा दिया, ये बल्ब अंदर से ये गलना तो चालू करता है ऐसे, जब इसमें फिलामेंट लगा हो। लेकिन अब मैंने कह दिया हम इसमें फिलामेंट लगाएं ही ना, हमने केवल क्या कर दिया, इसके इलेक्ट्रोड्स को इसके पास ला करके एकदम पास रख दिया। ये टच नहीं है, इनके बीच में कुछ दूरी है, इनके बीच में कुछ दूरी है। क्या ये जल जाएगा? अपने आप नहीं जलेगा। कब तक? जब तक इसके बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल या कोई कंडक्टिंग एलिमेंट ना डाला जाए। होता है ऐसा,
तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इनके बीच में एक गैस भरेंगे। क्या करेंगे, गैस भर देंगे। वो गैस एक कंडक्टिंग गैस होगी। कैसी होगी, कंडक्टिंग गैस होगी। कंडक्टिंग गैस डालते ही अब इसमें क्या होगा, ये दोनों कंडक्शन के कारण, उस कंडक्टिविटी के कारण, इसके कारण इनके बीच में वो फ्लो बनाएगा और वो क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ऐसे ग्लो को हम क्या कहते हैं, गैसियस डिस्चार्ज लैंप। आपने अक्सर देखा होगा रॉड CFL, इसमें दो किनारे पे, मतलब आपकी जो पटरी बनी होती है, CFL जो बना होता है कुछ ऐसा गोल गोल घुमा हुआ बना होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना होता है, एक यहाँ बना होता है। अंदर ये कहीं पे जुड़ा नहीं रहता, पूरे बल्ब में कहीं पार नहीं होता कि बल्ब में गोल गोल घूम रहा होता, ऐसा नहीं होता। बल्ब में केवल और केवल गैस भरी जाती है। उस गैस के कारण वो क्या करता है, ग्लो करता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, गैसियस डिस्चार्ज लैंप। यही मेन पॉइंट था, इसको हम जान लें। पहला पॉइंट, जो इसके अंदर एनर्जी हो रही है, या लाइट जो निकल रही है, लाइट्स रेडिएट फ्रॉम दो इलेक्ट्रोड आपस में साथ में तो जुड़े नहीं थे, तो किसके थ्रू, गैस के थ्रू, फ्रॉम गैसियस या गैस डिस्चार्ज या गैस आयनाइजेशन। गैस का आयनाइजेशन हो जाए या गैस डिस्चार्ज हो जाए, इस केस में उसके थ्रू क्या निकलेगा, ग्लो निकलेगा। अब इसी पॉइंट को नोट कर लीजिए और इसके आगे देखेंगे। हम आगे बढ़ें उससे पहले जानेंगे कि आप सभी पढ़ते समय कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखें। वो ये कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कोशिश करिए कि कठिन चीज़ों से शुरुआत ना करिए। इसका मतलब ये है, जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट नहीं दिलाता पढ़ने में, उस चीज़ को पढ़ते रहने से भी बार बार नींद आती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि सबसे पहले हम वो टॉपिक पढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता हो। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद कुछ देर के बाद जब माइंड, आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेट से कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है, मतलब कि वो पहले से ऊर्जावान हो जाता है, तो उस केस में आप जब नई चीज़ें पढ़ते हैं या कठिन चीज़ें पढ़ते हैं तब वो अडॉप्ट कर पाता है। नहीं तो जब आप शुरू से कठिन चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो वो उसको थकान के तौर पे लेता है। ऐसे समझ लीजिए, आपको कहा जाए 1-1 किलो की 10 बोरी एक एक करके दूसरी जगह पहुंचाइए, या 10 किलो एक बार में आपके ऊपर लाद दिया जाए और कहा जाए अब इसको चल के वहां पहुंचाइए। 10 किलो कोई ज़्यादा वजन नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। आपको कम लगता हो 10 किलो, 100 किलो ले लीजिए। 100 किलो की बोरी एक बार में आपके ऊपर लाद दी जाए और कहा जाए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाइए, तो आपको अच्छा लगेगा पहुंचाने में कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया जाए और कहा जाए वहां तक पहुंचाइए, तो आप आसानी से पहुंचा सकते हैं, भले ही वहां पे समय ज़्यादा लग रहा हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, लंबी रेस का घोड़ा। आप सभी में वो कैपेबिलिटी है कि आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सकते हो। बस चाहत है उस लगन की, उस जज्बे की, उस पढ़ाई की। अभी आप में केवल उस चीज़ की कमी है और हमें पूरा विश्वास है कि आप उसे भी जल्दी से जल्दी पूरा कर लेंगे। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए,
लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।